नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और अभी किसान बिल को लेकर बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। किसान विरोध पर बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, हाईवेज जाम कर दिए गए हैं और बहुत सारे हाईवेज जो हैं उनको तो टोल फ्री कर दिया गया है। मतलब उनके टोल पर कब्जा करके उन्हें फ्री कर दिया गया है। सब लोग विदाउट टोल को पे किए वहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम स्टूडेंट्स के लिए कि हम इसको जानें ये क्या है। और इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान बिल क्या है, यहाँ पे वो कौन कौन से किसान बिल हैं और उस पे सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या लाभ गिना रही है और विपक्ष यानी विरोध किसको लेकर हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, यहाँ आप देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किसान बिल पहला कौन सा है। तो विद्यार्थियों, पहला जो किसान बिल है वो है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है, इंग्लिश में होगा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020। तो ये है आपका पहला बिल। अब ये बिल क्या कह रहा है, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये बिल आखिरकार हमें क्या बता रहा है। तो ये बिल हमें सीधे सीधे ये बता रहा है कि इस बिल के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को, यानी जो भी किसानों की फसलें हैं उन फसलों को वो अपनी एपीएमसी, एपीएमसी क्या होता है ये वर्ड काफ़ी प्रचलन में है, एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एपीएमसी क्या है। तो एपीएमसी यहाँ पर आप देख पाओगे, एपीएमसी है एग्रीगेटेड प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, ये है एपीएमसी। एपीएमसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। यानी ये कानून हमें ये बता रहा है सीधे सीधे कि किसान जो हैं अपनी फसलों को अभी जो मंडियों में ही बेचते हैं, जो आपकी मंडी समितियां बनी होती हैं उनमें जाकर के किसान अपनी फसल को बेचता है एमएसपी पर, या उससे कई बार कम पर या ज़्यादा पर भी हो जाता है। तो अब ये कानून बता रहा है कि अब जो है आप उन मंडियों के बाहर भी जाकर के अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक बाजार माध्यमों के लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। यानी इसके अंतर्गत सरकार ये दावा कर रही है कि हम किसान को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है कि मान लीजिए हम देखते हैं कि बहुत सारे सेम प्रोडक्ट पर प्राइस जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डाटा की बात करें तो आप देखते हो डाटा जियो का अलग प्राइस में आता है, एयरटेल का अलग आता है, ठीक है, वोडाफोन का अलग, आइडिया का अलग है। तो ये जो है आप देख रहे हो कि चीज़ एक ही लोग दे रहे हैं बट यहाँ पे उनके प्राइस अलग अलग हैं। तो जो भी इंसान को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा लगता है वो उसे ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर जो है सरकार किसानों के लिए भी यही करना चाह रही है बेसिकली। और यहाँ पर वो ये भी कह रही है कि इस कानून के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उन पर कोई स्पेशली टैक्स लगाया जा रहा है। अगर वो कहीं बाहर बेचने जा रहे हैं, मान लीजिए मंडी से बाहर अगर कोई किसान अपनी फसल को बेच रहा है किसी और स्टेट में जाकर के या किसी और प्राइवेट कंपनी के साथ, तो उसकी उपज पर कोई भी सेस या फीस नहीं लगाई जाएगी। ये भी सरकार यहाँ पर कह रही है इस बिल के माध्यम से, जिसका नाम है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि सरकार इससे फायदे क्या गिना रही है भाई। तो सरकार इससे क्या फायदे गिना रही है, सरकार यहाँ पर कह रही है कि ये किसानों के लिए नए विकल्प तैयार करेगा। यानी किसानों के पास अभी बेचने के लिए केवल मंडी ही है। देखा जाए तो सामान्य रूप से वो मंडी को ही अपनी फसलें बेचते हैं। एक सामान्य किसान अगर हम देखें तो वहाँ पर वो क्या करता है, फसल उगाता है, फसल को लेकर के मंडी में जाता है, वहाँ पर ब्रोकर लोग होते हैं, वो उसके साथ मोल भाव करता है और फाइनली अपनी फसल को बेच देता है। ये यहाँ पर प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर अब क्या होगा, उन्हें नए विकल्प मिलेंगे अपनी फसल को बेचने के लिए और उपज बेचने में आने वाली लागत को ये कम कर देगा। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो उपज बेचने में लागत आ रही है, जो खर्चा हो रहा है उसको बेचने में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एमएसपी सरकार जारी तो करती है। अब एमएसपी क्या होता है तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो एमएसपी सरकार तय तो करती है, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसान जो है एमएसपी पर अपनी फसलों को बेचें। अक्सर करके उन्हें एमएसपी से कम ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि इस विधेयक को अगर हम लागू कर देंगे, ये कानून बन जाएगा, तो उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा, यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर वो सरकार ये भी कह रही है कि अभी जहां पर उत्पादन ज़्यादा हुआ है, अभी क्या होता है अगर किसी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अनुसार क्या होता है, उसकी कीमत गिर जाती है। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में आलू हो गया,
ठीक है, गेहूं हो गया, इसके प्राइस कभी बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आलू हो गया या गेहूं है, इनकी फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो फसल ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अब मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलू अगर उत्पन्न हो गया है तो किसान क्या कर सकता है? किसान उस आलू को ऐसी जगह ले जाकर बेच सकता है जहाँ पर आलू की कमी है। तो जब दूसरे प्रदेश में जाकर के उसको बेचेगा तो उसे वहाँ पर उस प्रदेश की डिमांड के अनुसार वहाँ पर उसे कीमत अच्छी मिलेगी, तो इससे किसान को फायदा होगा। ये तो सरकार फायदे गिना रही है। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि यहाँ पर इसका विरोध क्यों हो रहा है आखिरकार, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है आप देख पाओगे। पहला है यहाँ पे कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचता है तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विरोध जो है वो ये है कि अगर किसान एपीएमसी के बाहर जाकर के फसल को बेचेगा, मंडी के बाहर जाकर के भेजेगा, तो राज्यों को नुकसान होगा। देखिए शब्दों को समझिए, राज्यों को नुकसान होगा, किसानों को नहीं। तो किसानों को इससे नुकसान नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए हाँ, तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि नुकसान जो होगा वो होगा राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो मंडी से मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी जब आप फसल बेचने जाते हो तो मैं समझता हूँ शायद 7% के करीब जो है आपको मंडी टैक्स देना पड़ता है। हो सकता है अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग हो। ठीक है, तो अभी जो है आप 7% का यहाँ पे मंडी शुल्क देते हो। ठीक है, तो वो राज्यों को नहीं मिलेगा, तो किसानों को फायदा नहीं होगा, मतलब किसानों को नुकसान नहीं होगा, राज्यों को नुकसान होगा। पहला तर्क यहाँ पर ये है। दूसरा तर्क ये है कि यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला गया, यानी कोई एपीएमसी में बेचने आया ही नहीं किसान, उनको अगर बाहर प्राइस अच्छे मिलने लगे, तो मंडी में मौजूद जो कमीशन एजेंट हैं वो क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो कमीशन एजेंट होते हैं उन्हें एक शब्द दिया जाता है आड़तिया। तो जो आड़तिया मंडी में बैठे हुए हैं, जो किसान और सरकार के बीच बिचौलिए का काम करते हैं, उनका क्या होगा? यहाँ पर दूसरा तर्क ये है। ठीक है, तीसरा तर्क ये दे रहे हैं यहाँ पे जो विरोधी हैं, वो ये दे रहे हैं कि किसान और विपक्षी दलों को ये डर है कि इस प्रोसेस से क्या होगा कि एमएसपी जो है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रणाली है ये समाप्त हो जाएगी और सारा का सारा जो किसान अपना प्रोडक्ट उगा रहा है, जो फसल उगा रहा है, वो सब कंपनियों के हाथों में चला जाएगा, निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि सरकार इसमें फिर किसानों का साथ नहीं देगी। ये इनका तर्क है। अब मैंने आपको लाभ और नुकसान दोनों ही बता दिए। ठीक है, अब आप इस पर फैसला लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। चलिए हम अगला विधेयक देखते हैं। पहला विधेयक हमने समझ लिया, उसके फायदे और नुकसान भी हमने देख लिए, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या विरोध हो रहा है। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। ये क्या बिल है भैया? तो ये बिल हमें देखो क्या बता रहा है। ये बिल हमें बता रहा है कि इस कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादकों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यापारी, फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों तथा बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। यानी सिंपल भाषा में बात यह है कि किसान जो है एग्रीमेंट कर पाएगा अपनी फसल का। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, जमीन का यहां पर कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा होगा ये कि किसान अपनी फसल को पहले से ही उसका एग्रीमेंट कर लेगा किसी कंपनी के साथ, थोक विक्रेताओं के साथ, या अगर कोई उसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनके साथ वह अनुबंध कर लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा। ठीक है, खेती में जैसे ही फसल बोई जाएगी तभी एग्रीमेंट हो जाएगा कि साहब हमारी फसल को जो है आप 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। इस तरीके से एक एग्रीमेंट हो जाएगा और उसी एग्रीमेंट के आधार पर ही किसान की जब फसल पूरी हो जाएगी तो उस व्यक्ति को जिसने ये एग्रीमेंट किया है उसे इसी रेट पर वो सारी की सारी फसल खरीदनी होगी। यानी एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया ये। अब इससे देखिए फायदे क्या होंगे, सरकार क्या बता रही है। तो लाभ अगर हम इसके देखें तो देखते हैं लाभ क्या होंगे इससे। अब देखो लाभ इससे ये होगा कि अगर किसान अपनी फसल को पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि साहब हमें इसको बेचना है, तो बाद में फसल को लेकर जो जोखिम होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनसे वो बच जाएगा। कैसे खतरे होते हैं? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि अभी जो है जो उत्पाद होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलते हैं। जैसे मान लो अगर आपने आलू उगाया, ठीक है, और आलू बहुत ज़्यादा हो गया
तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आलू का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आलू ऑलरेडी सप्लाई में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमत जो है नीचे गिर जाएगी, सस्ता हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो फिर क्या होगा, आपका फिक्स है कि साहब हमें 2000 या 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, या 2700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें बेचना ही बेचना है, तो वो उतने पर ही बिकेगा। मतलब जिस तरीके से अनुबंध हुआ है उसी तरीके से बिकेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये किसान को फायदा पहुंचाएगा। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी समझ लेते हैं जरा। अब इसका विरोध जो है वो क्यों हो रहा है, तो किसान संगठन तथा विपक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को भारतीय खाद्य तथा कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यानी ये इनका आरोप है, जो कानून बनाया गया है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तथा इससे किसानों की मोलभाव करने की शक्ति कमजोर होगी। तो ये इनका आरोप है। अब आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये बिल जो है किसानों के विरोध में है या नहीं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, लाभ भी बता दिए और जो विरोध हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन लोग का कहना है कि भैया जो उद्योगपति हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे तथा किसान मोल भाव ज़्यादा कर नहीं पाएगा, इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है इतना अच्छे से चल नहीं पाएगा। ठीक है, ये इनका कहना है। चलिए देखते हैं भाई तीसरा जो कानून है, जो अभी कानून नहीं बना है, विधेयक है बेसिकली, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल का भैया किसानों से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो किसानों से इसका इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, देखते हैं जरा क्या है ये। तो ये जो कानून है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस कानून के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, साधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि दाल हो गया, तिलहन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इन चीज़ों का पहले आप स्टॉक नहीं कर सकते थे, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक आप नहीं कर पाएंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने इसकी स्टॉक की लिमिट को हटा दिया है। यानी व्यापारी अगर चाहें तो सामान्य परिस्थितियों में, जैसे अभी एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें अगर कोई अनाज का स्टॉक करना चाहे, दाल का, तिलहन का, प्याज का, आलू का, तो पहले एक लिमिट थी, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, बट अब लिमिट हटा दी गई है। अब आप जितना चाहे उतना स्टॉक कर लो। तो इससे किसान को तो कोई फ़ायदा या नुकसान वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, किसान तो जो अपना रेट पहले से वो तो बेचेगा ही। इससे फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? आम आदमी को। कैसे कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया किसी चीज़ का, तो उसके दाम जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी। स्टॉक हो जाएगा तो मार्केट में कम हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएंगे तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और हमें वो महंगे में खरीदनी पड़ेगी। तो इसका संबंध तो हमसे है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस कानून में ये बताया गया है कि इस तरीके से होगा। इसके अलावा हाँ, अगर कोई असामान्य परिस्थिति हो जाए, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा ही मान लो किसी की कीमत बढ़ गई, मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया, उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार जो है इंटरफियर करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है असाधारण मूल्य वृद्धि में। मान लो किसी ने स्टॉक कर लिया और इतना स्टॉक कर लिया कि मार्केट में वो बहुत महंगी हो गई, तब सरकार उसमें इंटरफियर करेगी, नॉर्मल कंडीशन में इंटरफियर नहीं करेगी। तो इससे तो हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब लाभ क्या बता रही है सरकार? इसका लाभ बता रही है कि इससे कृषि क्षेत्र में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा तथा एफडीआई को भी बढ़ावा मिलेगा, ये सरकार का कहना है। विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध देखते हैं भैया। जो विपक्ष है उनका कहना है कि बड़ी कंपनियों को कृषि उत्पादकों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पे अपनी मर्जी थोप सकेंगे। इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा जब स्टॉक हो जाएगा तो फिर किसानों को वो लोग दबा लेंगे, ये ऐसा इनका कहना है। अच्छा, भारत सरकार का इसमें क्या पक्ष है वो भी हम जान लेते हैं। भारत सरकार का कहना है कि ये जो चीज़ें हैं, अब जो कृषि मंत्री हैं हमारे, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। आपने ये भी देखा कि किसान इस बात के लिए भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी हटा रही है। कई बार ये आपको सुनने को मिला होगा। तो बाकायदा भारत सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसके अलावा जो लोगों का डर है कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो भी खत्म नहीं होंगी, वो भी बनी रहेंगी, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट भारत सरकार ये कहना चाहती है कि इन सभी कानूनों से, ठीक है, जो मंडियां हैं, जो एमएसपी हैं, वो बनी रहेंगी, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा कंपनियों के बीच में कि वो किसानों से
कौन कितना ज़्यादा खरीद ले। अब इसका फ़ायदा जो है किसानों को होगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसानों से खरीदने आएंगे तो किसान के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो बार्गेनिंग कर सके तथा उस कंपनी को वो अपना माल बेचे जो उसे अच्छा मुनाफा या अच्छी कीमत दे रहा हो। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे चल रही हैं। और देखो ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ, ये पहले से ही लागू है। पंजाब में ये बहुत समय से लागू है, ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये पंजाब में बहुत समय से लागू है और पंजाब इसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है कहीं ना कहीं किसानों के लिए। तो ये आज हमने जाना पूरा का पूरा ये क्या है, तीनों के तीनों बिल क्या हैं, किस तरीके से ये इनके लाभ हैं, किस तरीके से नुकसान है, दोनों को हमने बिना किसी भेदभाव के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के इन विधेयकों के ऊपर क्या विचार हैं, क्या ये किसान विरोधी हैं या किसान समर्थक हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।